अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले का लेक्चर हमने हिंदी का देखा। उसके अंदर शब्द संपदा में हमने बहुत ज़्यादा जो कोशिश की है इस बात की कि आपको जो ग्रामर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, उसका हल निकाला जाए। आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें इसकी हमने कोशिश की थी, हमने देखा था। अब मज़ीद उसके अंदर जो हमने शब्द संपदा के सेगमेंट में, शब्द संपदा के भाग में पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह से हमारे कृति पत्रिका के जो हमारा एक्टिविटी शीट है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसके उसके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, ये 4 हिस्से उसके हैं। उसके अंदर के पहले हिस्से के अंदर जो 3 तरह के सवालात वो पूछता है, वो सबसे 3 तरह के सवालात में से एक सवाल जो शब्द संपदा के ऊपर होता है, जिसके अंदर पहले पैराग्राफ के अंदर 2 और दूसरे पैराग्राफ के अंदर 2, इस तरह से आपको 4 नंबरात मिलते थे। उन्हीं 4 अंकों के लिए, 4 नंबरों के लिए हमने इससे पहले का वीडियो शब्द संपदा वाला बनाया था। अब हमारा ये जो आज का वीडियो है वो भी हिंदी संयुक्त यानी हिंदी कंपोजिट के लिए बनाया जा रहा है। और आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, कृति पत्रिका विभाग तीसरा, भाषा अध्ययन व्याकरण। आज का हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये रहने वाला है व्याकरण के तीसरे हिस्से पर, विभाग तीसरा, हमारा कृति पत्रिका का तीसरा हिस्सा यानी सेगमेंट 3, जो हमारे कृति पत्रिका को 4 भागों के अंदर बांटा गया है, उसका तीसरा विभाग। तीसरे विभाग के अंदर जो क्वेश्चन पूछने की या फिर जो सवालात करने की तरीके होते हैं, हम आज उसको भी जानेंगे। सही जवाब कैसे लिखना है उसको भी जानेंगे। और इस तरह से पूरी मालूमात हासिल करते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपको इतना ज्ञान, इतना इल्म, इतनी मालूमात, इतनी नॉलेज आपको आ जाए कि आप जो सेगमेंट 3 है, विभाग 3 है, हिस्सा सुवम है, उसको आप छोड़ने के बजाय, स्किप करने के बजाय उसको अटेम्प्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदी कंपोजिट के अंदर स्कोर करने वाले बने। तो मैं शेख मोहसिन आज इस्तकबाल करता हूं आपका ये वर्चुअल क्लास के अंदर, और आज हम शुरू करते हैं हिंदी का विभाग तीसरा, व्याकरण विभाग, जिसको हम भाषा अध्ययन भी कहते हैं। तो देखिए, भाषा अध्ययन जो है हमारा व्याकरण विभाग, तो आपकी स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है। भाषा अध्ययन जो है ये हमारा किस तरह से बटा हुआ है, किस तरह से इसको बांटा गया है, विभाजित किया गया है, तकसीम किया गया है। तो आप देखेंगे इस विभाग के अंदर जो हमारा नंबरों का वेटेज है वो किस तरह से, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप क्लियर आपको नजर आएगा कि देखेंगे कि मानक वर्तनी के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है, अव्यय का वाक्य प्रयोग के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है, संधि पहचानना, संधि विच्छेद करना और संधि बनाना, ये ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर आपको 1 नंबर दिया जाता है। इसके अंदर आपको संधि पहचानना और विच्छेद करना और बनाना, ये 3 काम है। अब 3 में से आपको कोई भी 2 काम करने के लिए वो करता है और उसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। उसके आगे जो चौथा है वो है आपका मुहावरे का वाक्य प्रयोग, या ये कहता है कि अधोरेखित वाक्यांश की जगह पर मुहावरे का प्रयोग। ये 2 तरह का होता है। ये कैसे होता है, इसके अंदर वाक्य प्रयोग कैसे करना होता है मुहावरे का, उसका अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कैसे होता है, वो हम मजीद तफसीलात के साथ आगे बात जानने वाले हैं, पता करने वाले हैं। तो ये ऊपर के चारों के लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। मानक वर्तनी के अनुसार लेखन के लिए 1 नंबर, अव्यय का वाक्य प्रयोग के लिए 1 नंबर, संधि विच्छेद, संधि पहचानना या संधि बनाने के लिए 1 नंबर, और मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना या मुहावरे का जो वाक्यांश है उसको हटाकर उसके अंदर मुहावरे का प्रयोग करना, इसके लिए 1 नंबर। ये चारों के लिए 1-1 नंबर है। लेकिन उसके बाद काल का जो है ना, ये आपका पहचानने के लिए 1 नंबर और परिवर्तन करने के लिए 1 नंबर। इस तरह ये काल का जो सेगमेंट है ये आपको 2 नंबर के लिए रहेगा। जबकि दूसरा और आखिरी सेगमेंट, छठा और आखिरी सेगमेंट हमारा इसका आने वाला है, वो है वाक्य के प्रकार। अब वाक्य प्रकार के अंदर 2 तरह के प्रकार है वाक्य में, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर के लिए 1 नंबर, उसके ऊपर जो सवाल पूछा जाएगा उसके लिए 1 नंबर, और रचना के आधार पर जो पूछा जाएगा उसके लिए 1 नंबर, और अर्थ के अनुसार जो पूछा जाएगा उसके लिए 1 नंबर। इस तरह से 2 नंबर हमारे इसके अंदर बांटे गए। आपको समझ में आ गया कि ये 6 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ऊपर के 4 के अंदर 1-1 नंबर है, और 5वां और छठा जो है इसके लिए 2-2 नंबर है। इस तरह हमारा पूरा व्याकरण विभाग, पूरा व्याकरण विभाग की रचना जो है, ये रचना किस तरह से आपके समझ में आ गई। 6 सवालात के लिए 8 नंबर मिलेंगे, पहले 4 के लिए 1-1, और 5वें और छठे के लिए 2-2, इस तरह से 8 नंबर के लिए हमारा व्याकरण विभाग
यानी भाषा अध्ययन विभाग आएगा। तो देखते हैं हम पहले मानक वर्तनी क्या है, कैसे लिखना है, कैसे हल करना है। तो ये मानक वर्तनी देख लीजिए। मानक वर्तनी क्या है, आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि मानक वर्तनी यानी मानक वर्तनी का अर्थ होता है निश्चित पैमाने के अनुसार घटित होना, ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है। अर्थात मानक भाषा का पैमाना उसका व्याकरण, यानी किसी भी भाषा को सही लिखने का जो तरीका है, जो मेथड है, जो उसूल है, तो उसी को हम मानक यानी मान्य किया गया, माना गया, कबूल किया गया उसूल कहते हैं। तो उसी को मानक वर्तनी हिंदी में कहते हैं, यानी सही रस्मुल खत जिसको हम कहेंगे, या सही लिखने का उसूल आप उसको कह सकते हैं समझने के लिए। तो अब क्या होता है, आपके सवालिया परिचय में कृति पत्रिका के अंदर कुछ सवालात पूछता है, तो उस सवालात को आपको हल करना होता है मानक वर्तनी के अनुसार। तो पहले हम मानक वर्तनी का क्या है इसका हमने परिभाषा देख लिया। अब उसको समझने के लिए उसकी कुछ मिसालें देखते हैं, उसके बाद उसको सवालिया परिचय में कृति पत्रिका में कैसे हल करना है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये देखिए, अब मानक वर्तनी के अंदर शुद्ध और अशुद्ध लेखनी के अंदर कैसे पहचानना होता है। तो देखिए यहाँ पे अशुद्ध लेखनी है, गति है, उसको शुद्ध में किस तरह से लिखना है। तो गति के अंदर अगर हम दूसरी विलांटी देते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है, उसको पहली विलांटी देना है, रस्व विलांटी देकर उसको गति लिखना है। छुट्टी है, दीवार है, शुरू है, पत्नी है, दीपावली है, वापिस है, नर्म है। अब नर्म के अंदर देखिए किस तरह से न र म के न र और म लिखा हुआ है, और दूसरा जो शुद्ध वर्तनी है उसके अंदर भी न र म तीनों शब्द है, लेकिन लिखने का जो उसूल है वो रफार देकर लिखा गया है, तो उसकी वजह से वो शुद्ध माना गया, और ये यहाँ पर रफार नहीं दिया गया इसलिए ये अशुद्ध माना गया। तो इस तरह का जो परिवर्तन है लेखनी के नियम के अनुसार होता है, उसकी वजह से भाषा को शुद्ध या अशुद्ध कहा जाता है। उसी शुद्ध जो लेखनी की मान्य वर्तनी है, मान्य तरीका है, उसी को मानक वर्तनी कहते हैं। अब एक मिसाल देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर और मजीद आपको मिसालें हैं, आपके समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से कवि को लिखा गया है, मेहमान को लिखा गया है, आशीर्वाद को लिखा गया है, दीवार को। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसके अंदर आप जितनी मश्क करेंगे, जितनी इसके अंदर आप कोशिश और मेहनत करेंगे कि मैं अच्छे से सही अल्फाज की मेहनत के जरिए से मश्क कर लूं और मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूं, तो इस प्रैक्टिस के और मश्क के जरिए से आप जो है ना सही जवाब लिखने वाले बनेंगे। अब देखो इसके अंदर अशुद्ध लिखने में और शुद्ध लिखने में क्या होता है कि कोई भाषा दूसरी भाषा के हम क्या करते हैं, शब्द हिंदी में प्रयुक्त कर लेते हैं, उसी की वजह से हमारी गलतियां होती है। तो इसको हमने ध्यान देना है। स्क्रीन और स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से शुद्ध और अशुद्ध है, तो आप उसको पहचान कर लिख ले और उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, अब उसको लिखने का तरीका, सवाल कैसे आते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर आपको अभी क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार शुद्ध शब्द छांट कर लिखिए। आपको शब्द दिया गया है, मातृभूमि, 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 मातृभूमि। आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब एक जैसे पढ़े जा रहे हैं, लेकिन लिखने के उसूल के एतबार से, लिखने के उसूल का जो तरीका है, मानक वर्तनी का जो नियम है, उस नियम के अनुसार ये इसके अंदर के 3 लिखे गए शब्द ये गलत होंगे और एक ही शब्द होगा जो सही होगा। तो आपको क्या करना है, वही सही शब्द को चुनकर, ढूंढकर, पहचान कर अपने आंसर पेपर में, अपनी उत्तर पत्रिका में उसको दोबारा आप लिख दें। क्या करेंगे आप, दोबारा लिखना है, याद रखिए, ठीक है। आप उसको अंडरलाइन करके नहीं छोड़ेंगे, चारों आप शब्द लिखकर उसके बाद उसको गोल दायरा नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको क्या करना है, चारों शब्द आप लिखिए, उसके बाद दोबारा से नीचे उत्तर का एक कॉलम बनाइए और उसके अंदर जो शुद्ध है, सही है और मानक वर्तनी के अनुसार लिखा गया शब्द है उसको दोबारा लिखिए। ये उसके लिखने का सही तरीका है। जैसे इसकी तफसील या उसकी मजीद मालूमात आपको नेक्स्ट स्लाइड जो उसके बाजू में लगी हुई है, मानक वर्तनी के अनुसार उचित शब्द चुनकर लिखिए। इसके अंदर गोल दायरे बने हुए हैं। देखिए एक एक्स्ट्रा दायरा, एक ज्यादा इजाफी दायरा, एक और एक्स्ट्रा दायरा इसलिए बनाया गया है ताकि आप उसके अंदर जो उचित उत्तर है, सही उत्तर है, उसको दोबारा से लिख सके। और नीचे आपको उचित और सही उत्तर भी दिए हुए, अद्वितीय, अंगूठी, मस्तिष्क और सम्मुख, चारों के जवाब आपको नीचे दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि मानक वर्तनी को हमको कैसे लिखना है और हम उसको कैसे अपनी उत्तर पत्रिका में उतारेंगे। आई होप सो मानक वर्तनी का जो सेगमेंट है, मानक वर्तनी का जो आपको विषय ये समझ में आ गया होगा।
अब मानक वर्तनी के बाद जो अगला सेगमेंट है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला सेगमेंट है यहाँ पर अव्यय का वाक्य प्रयोग। अब हमको अव्यय जानने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि अव्यय है क्या। अव्यय ये शब्दों के भेद के अंदर आता है, इस सेगमेंट में आता है। तो शब्दों के भेद के अनुसार शब्दों के अंदर दो भेद होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी जिसके अंदर वे शब्द जिनका रूप बदलता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई विकार का परिवर्तन हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द कौन से हैं? वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आपकी स्लाइड के ऊपर इसकी तमाम तफसील लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मुख्तसर और शार्ट में और एकदम कम अल्फाज में आप उसको यूं समझ लीजिए कि ऐसा शब्द जो अपनी हालत को बदले वो विकारी, और जो कोई भी हालत में अपनी हालत को, अपनी दशा को ना बदले वो अविकारी। अब ये तो शब्दों के भेद हो गए। अब इसके अंदर कौन सा शब्द क्या किधर बिलोंग करता है, किधर रहता है, कौन सी जमात बंदी के एतबार से कौन सा शब्द किस जमात में आएगा, उसके बारे में ये यहां पर आया है। पहले हम समझ ले शब्द है क्या। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, मीनिंगफुल। ऐसा वर्ण मतलब क, ख, ग, घ, ये एक एक वर्ण है, ठीक है। जैसे हर्फ होते हैं अलिफ, बे, पे, ते, उस तरह के हर्फ होते हैं उर्दू में। इंग्लिश में ABCD होता है, उसी तरह से हिंदी मराठी के अंदर भी वर्ण होते हैं क, ख, ग। तो वर्णों के जो मीनिंगफुल समूह है, यानी सार्थक यानी ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो। जैसे नीचे उदाहरण दिया गया है सदन। सदन का अर्थ क्या है? घर है, इसलिए सदन एक शब्द है। लेकिन नीचे दसन दिया हुआ है, दसन कोई शब्द नहीं क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसी को हम शब्द कहेंगे। और जो शब्द होंगे उसके अंदर दो टाइप होंगे शब्दों के, एक विकारी आएगा, एक अविकारी आएगा। तो विकारी जो आएगा उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है ना। इंग्लिश के नाम आपको दिए गए हैं, उर्दू के नाम में बताऊं आपको। संज्ञा बोले तो इस्म, सर्वनाम मतलब जमीर, विशेषण मतलब सिफत, और क्रिया मतलब जिसको हम फेल कहते हैं, काम कहते हैं। उधर दूसरी तरफ अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये जो अविकारी शब्द है इसी को अव्यय कहते हैं और इसी का हमको वाक्य प्रयोग करना है। आप बोलेंगे आप सर इससे पहले का आपने जो बताया वो क्यों बताए? तो वो इसलिए बताए ताकि आपके समझ में आए कि आप कर क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपको अगर कोई सवाल पूछ ले कि विकारी अविकारी क्या होता है तो आपको कुछ ना समझ में आए। इसलिए थोड़ी सी तारुफी मालूमात मैंने देकर आपको उन्वान तक लेकर आया। उन्वान ये है कि हमको अविकारी शब्द यानी अव्यय शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है, जो हमारे कृति पत्रिका में 1 नंबर के लिए आने वाली सरगर्मी है, कृति है, जो हमें 1 अंक दिलाने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं उसके तरफ। हाँ, तो अब ये पहला क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया, तो यहां पर क्रिया विशेषण अव्यय का क्या है, हमको पहले परिभाषा दी गई है, तारीफ दी गई है ना। क्या है परिभाषा? क्रिया कब, कहां, कैसे और उसके परिणाम बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, अब उसकी कुछ उदाहरण भी आपको दिए। वो धीरे धीरे चलता है, उदाहरण क्या है? वो धीरे धीरे चलना। क्रिया क्या है इसमें? चलना। अब इसकी विशेषता क्या है बता रहा है वो? क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? धीरे धीरे। कैसे चल रहा है वो? धीरे धीरे चल रहा है। तो उसी बात को यहां पर हमको रेखांकित किया करना है और उसको जो है ना अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करके ये समझना है कि जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया की विशेषता दर्शाने वाला शब्द है, इसलिए ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय में रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी मिसाल उसके अंदर दिया है, सीता छत पर बैठी है। सीता बैठी है, अब वो कहीं पर भी बैठ सकती है। अब उसके बिठाने की विशेषण, कहां बैठी है, उसकी विशेषता, इस पर उसकी खुसूसियत बतला रहा है क्या, कि कहां बैठी है? छत पर बैठी है। इसलिए यहां पर छत पर ये जो शब्द है ये क्रिया की विशेषता को दर्शाने वाला शब्द है, इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब उसको, जो शब्द आपको कृति पत्रिका में दिया गया है, सिर्फ आपको उसी को क्या करना होता है? वाक्य में प्रयोग करना होता है, जुमलों में इस्तेमाल करना होता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होता है कि ये जो शब्द है, ये दिया हुआ शब्द, ये किस अव्यय से संबंधित है, और उसको उसी के नियम अनुसार, उसी के उसूल व ज़वाबित के एतबार से आपको
जुमलों में इस्तेमाल करना होता है, उसी के नियम अनुसार आपको वाक्य प्रयोग करना होता है। बार बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो कोई वाक्य होता है उसको बस सादा सा जुमला बनाकर छोड़ देते हैं। जुमला बनाकर नहीं छोड़ना है, बल्कि आपको उसके नियम अनुसार, जो उसका नियम है, जो उसके वाक्य की विशेषता है, उसको बरकरार रखते हुए आपको उसका शब्द प्रयोग करना है, तभी आपको एक नंबर मिलेगा। तो देखते हैं, क्रिया विशेषण का हमने इसके अंदर एग्जाम्पल देख लिया। अब हम बढ़ते हैं समुच्चय बोधक की तरफ। तो समुच्चय बोधक के अंदर दो स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अवयव को समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी दो स्वतंत्र वाक्य, ऐसे अलग अलग वाक्य है, उसको जोड़ने का जो काम करता है उसी शब्द को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे यहां पर आप एक बात ध्यान रखिए कि किस तरह से ये जोड़ रहा है। सीता और गीता खेलने गई, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। इस तरह से ये दोनों और तो ये शब्द क्या कर रहे हैं, दो स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ रहे हैं। दो स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ रहे हैं। तो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक में आते हैं। अब समुच्चय बोधक को हम उर्दू में क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हर्फ इत्फ जो होते हैं। ये ऐसे ही होते हैं जो कोई एक हर्फ को या जुमले को जोड़ने का काम करते हैं, उसी को हर्फ इत्फ कहते हैं। तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे हिंदी में, हिंदी में उसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। ठीक है। तीसरा है संबंध सूचक। संबंध सूचक के अंदर क्या है कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए। अब ये देखो एक खास बात है, ये हर्फ जार जो हम उर्दू में पढ़ते हैं उसी का ये एग्जाम्पल है। संबंध सूचक अव्यय क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए। संज्ञा या सर्वनाम मतलब क्या, संज्ञा मतलब इस्म और सर्वनाम मतलब जमीर। अब ये हमको बतलाने की जरूरत नहीं पड़ना। अब मैं मजीद इसके अंदर एग्जाम वो करूंगा तो हमारे हिंदी का लेक्चर रह के दूसरा लेक्चर शुरू हो जाएगा। तो संज्ञा यानी इस्म और सर्वनाम मतलब जमीर। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए और उसके साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है, उन्हें संबंध बोधक या संबंध सूचक, संबंध सूचक भी आता है कहीं लिखा हुआ, तो वो कोई नवा अव्यय नहीं, वो भी यही है। संबंध बोधक कहिए या संबंध सूचक कहिए, एक ही बात है। तो संबंध बोधक अव्यय है। उदाहरण क्या है कि मैं मित्रों के साथ घूमने गया। अब इसके अंदर मित्रों जो शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है। उसके बाद में कौन से शब्द आए, के साथ, घूमने गया। उसके बाद क्या है, सोहम घर के बाहर खड़ा था। सोहम ये नाम है, संज्ञा है, लेकिन उसके बाद जो घर है ये भी एक क्या है, वस्तु का नाम है। इस वजह से ये दोनों नाम के बाद आने वाला के बाहर जो शब्द है ये क्या हो गया, संबंध सूचक अव्यय हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। तो अगर आपको ये कहता है के साथ को वाक्य में प्रयुक्त करने के लिए कहता है, तो आपको ऐसा प्रयुक्त करना है कि जो उसका अर्थ बता सके। अब आपको देखो के साथ एक वाक्य है, के साथ को आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। अब आपने क्या किया कि के साथ को ऐसे ही जनरल वाक्यों में प्रयोग कर दिया, तो उससे आपका जो नंबर है वो आपको नहीं मिलेंगे, है ना। जैसे हमने के साथ का लिख दिया, ये जो के साथ है, ये के साथ शब्द जो है, तो हमको इसको कहाँ यूज करना है, एक संज्ञा के बाद या सर्वनाम के बाद। अगर हम इसको संज्ञा या सर्वनाम के बाद इस्तेमाल करेंगे तभी ये संबंध सूचक अव्यय होगा, है ना। वरना हम लिख देंगे कुछ भी कि के साथ ऐसा हुआ, के साथ वैसा हुआ, तो ये काम हमारा मुनासिब नहीं समझा जाएगा और आपको इसके अंदर 0 नंबर मिलेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे नंबर मिले तो इसका ध्यान रखना है आपको कि ये जो संबंध सूचक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है और उसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय है, जितने चारों अव्यय के प्रकार है उसका भी ख्याल रखते हुए उसको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। अब ये आखिरी है विस्मयादि। विस्मयादि यानी हर्फ फजाइया जो होता है, जिसके अंदर हैरत, खुशी और प्रशंसा यानी तारीफ, बहुत सारे ऐसे जज्बात होते हैं जिसको जाहिर करने के लिए एक अलग से हमारे पास एक निशान होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। वो निशान क्या है, ये ऐसे वाला निशान है, इस निशान को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस निशान के अंदर हमको बताया गया है कि किस तरह से इसका प्रयोग किया गया है। तो जिन शब्दों से विस्मय यानी हैरत, प्रशंसा यानी तारीफ, घृणा मतलब किसी के बारे में दिल के अंदर खराबी आना, प्रेम यानी प्यार, शोक यानी तकलीफ,
चेतावनी यानी किसी को वार्निंग देना आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अरे ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला, कहाँ से मिला। दूसरा, वाह क्या शानदार इमारत है। अब इस तरह के जो वाक्य है उसका हमको प्रयोग करना है। ये सारा का सारा सेगमेंट हमने देखा, ये अव्यय का वाक्य प्रयोग करने के अंदर देखा। तो आपको अव्यय के अंदर सिर्फ एक शब्द दिया जाएगा, जैसे अरे शब्द है, वाह शब्द है, और उसका हमको प्रयोग करना रहेगा। कैसे करना है उसकी मिसाल अपन देखते चलते हैं। जैसे हमने पहले किसकी मिसाल देखी थी एग्जाम में आने वाला, हमने देखा था कि किस तरह से मानक वर्तनी के अनुसार लिखने का जो कृति है, जो एक्टिविटी है, जो सरगर्मी है, उसको कैसे पेपर के अंदर कृति पत्रिका में एग्जाम में हम कैसे डील करेंगे हमने बताए थे। उसी तरह हम इसको भी बताते हैं कि अव्यय का वाक्य प्रयोग आप एग्जाम में कैसे करें। परीक्षा में आप कैसे लिखेंगे कि निम्नलिखित अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब एक शब्द दिया हुआ है अचानक। अचानक शब्द जो है इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो अब उसके अंदर मेरा दोस्त अचानक बदल गया, मेरा दोस्त अचानक बदल गया। नीचे एक शब्द दिया है के सामने, भारतीय सेना के सामने चीन पराजित हो गया। अब पहला जो हमारा वाक्य था वो क्या है, क्रिया विशेषण, मेरा दोस्त बदल गया। लेकिन बदला कैसे, अचानक। ये बदलने की जो क्रिया है वो कैसी हुई, अचानक हुई। इसलिए ये पहला जो वाक्य है ये क्रिया विशेषण है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वाक्य बन रहा है और उस वाक्य के अंदर जो शब्द प्रयुक्त हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, तो उस शब्द के इस्तेमाल होने के बाद, प्रयुक्त होने के बाद वाक्य सार्थक बने, बामानी बने, मीनिंगफुल बने, है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला जो है ये क्या है, ये क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल है। तो पहला आपको बता रहा है कि मेरा दोस्त अचानक बदल गया, बदलने की क्रिया अचानक हुई, समझ में आ गया। तो पहला क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध सूचक है, दूसरा समुच्चय बोधक है, भारतीय सेना के सामने चीन पराजित हो गया। फिर उसके बाद समुच्चय बोधक है, सुरेश याद करता है किंतु भूल जाता है ना। और आखिरी में विस्मयादि बोधक, अरे तुम अभी तक यहीं हो। अब आप देख ले कि चारों टाइप के अंदर हमने एक एक मिसालें देकर आपको बता दी है कि किस तरह से आपको उसके परीक्षा में उसको लिखना है। परीक्षा में अगर आप इस प्रकार में लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। वरना अर्थहीन, अर्थहीन मतलब ऐसा कोई अगर आप वाक्य बनाए जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिसके मानी मतलब कोई ना हो, तो ऐसे वाक्य बनाने पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जो आने वाला कृति है, एक्टिविटी है, वो नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी आएंगी संधि की। हमने पहले जो देखा उसके अंदर हमने मानक वर्तनी देखा, मानक वर्तनी के अनुसार शुद्ध लेखन किस तरह करना है, कृति पत्रिका में किस तरह लिखना है। दूसरा हमने देखा अव्यय का वाक्य प्रयोग। अब हम तीसरा देख रहे संधि। तो पहला जो हमारा मानक वर्तनी के अनुसार लेखन कार्य था वो भी 1 नंबर के लिए है, अव्यय का वाक्य प्रयोग भी 1 नंबर के लिए है। और इस संधि का जो भेद है, पहचानना है, उसको अलग करना है या उसको बनाना है, ये तीनों कार्यों में से कोई भी 2 कार्य वो पूछता है तो उसके अंदर आपको 1 नंबर मिलता है। तो क्या कह रहा है कि वो संधि शब्द क्या है, संधि कहते किसे, संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़, यानी 2 लफ्जों का, 2 शब्दों का क्या करना है, हमको जोड़ा बनाना है। वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। वर्ण मैं पहले बता चुका हूं, हर्फ को कहते हैं वर्ण। तो वर्णों के परस्पर मेल से, एक दूसरे के ताल्लुक से, मेल से, जोड़ से जो परिवर्तन यानी विकार या उसके अंदर बदलाव होता है वो संधि कहलाता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हमको संधि पता नहीं थी, हमको बताया नहीं, हमको समझा नहीं। आप कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये संधि इस तरह होता है। देखिए जिस तरह से इसके अंदर मिसाल दी गई नीचे, भानु अधिक उदय, भानु अधिक उदय मतलब भानुदय, देव अधिक इंद्र मतलब देवेंद्र, सम अधिक तोष यानी संतोष। इस तरह से 2 शब्दों के मेल से जब कोई नया शब्द का उदय होता है, 2 वर्णों के मेल से जब कोई नया वर्ण अस्तित्व में आता है तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको संधि कहते हैं। ठीक है, हम उसकी एग्जाम्पल देखते हैं संधि के प्रकार। तो ये देखिए कुछ अभी एक हिम शब्द है ना, और आलय, तो उसको मिलाकर क्या बना, हिमालय। मुनि है और इंद्र है, उसको दोनों को मिलाकर क्या बना, मुनीन्द्र। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये संधि का कार्य होता है, किस तरह से ये संधि बनती है। हाँ, अब हम पहचानेंगे संधि के भेद। संधि के भेद कितने, संधि 3 प्रकार की होती है।
सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि है, स्वर संधि कब बनती है? जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिले तो क्या बनेगी? स्वर संधि, है ना? आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा व्यंजन संधि, जो इसका संधि का दूसरा प्रकार है, तो वो कब बनेगा? स्वर व्यंजन से मिलो, व्यंजन व्यंजन से मिलो, या व्यंजन स्वर से मिलो, कैसे भी अगर इनका मेल होगा तो वो किस प्रकार में जाएगा? वो व्यंजन संधि में जाएगा। अब आप एक ट्रिक यहां पर याद रखिए, संधि पहचानने की और संधि बनाने की भी, है ना? संधि बनाना, पहचानना या विच्छेद करना है, तीन ही कार्य आपको करना है संधि के सेगमेंट में, संधि के विभाग में। तो यहां पर ट्रिक आप याद रखिए कि जब स्वर स्वर से मिले तो वो स्वर संधि में जाएगा, और विसर्ग चाहे स्वर से मिले या व्यंजन से मिले वो विसर्ग में जाएगा। ये ट्रिक आप याद रखिए कि स्वर स्वर से मिले तो वो स्वर संधि होगा, या विसर्ग स्वर से मिले या व्यंजन से मिले तो वो किस में जाएगा? विसर्ग संधि में। लेकिन इसके अलावा जो भी तीन एक्टिविटी होंगी, स्वर स्वर से मिलेगा तो भी, व्यंजन व्यंजन से मिलेगा तो भी, और व्यंजन स्वर से मिलेगा तब भी, वो व्यंजन संधि ही होगी। तो आपको याद क्या रखना है? सिर्फ आपको तीन चीजें याद रखनी है। स्वर संधि के अंदर स्वर स्वर से मिलेगा, और विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग चाहे स्वर से मिले या व्यंजन से, वो विसर्ग संधि में आएगा। अब आप बोलेंगे सर विसर्ग क्या है? तो विसर्ग क्या, ये देखिए जिस तरह से हम लिखते हैं ना, तो ये इस तरह का 2 शून्य होता है, आ वाला, तो ये विसर्ग है। तो विसर्ग आपके समझ में आ गया। तो ये विसर्ग आपको जहां कहीं भी दिखाई दे वो विसर्ग वाला विसर्ग संधि में जाएगा। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसका परिभाषा देख लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर का स्वर के साथ मिलान होने से जो विकार परिवर्तन बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम अधिक आलय। अब आप बोलेंगे कि हिमालय के अंदर हिम है और आलय है, तो उसके अंदर स्वर का स्वर से मेल कहा हुआ है। तो स्वर का स्वर से मेल इस प्रकार हो रहा है कि म जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक अ छुपा हुआ होता है। क्या होता है? अ छुपा होता है। ह जब पढ़ते हैं उसके अंदर भी अ छुपा हुआ होता है। और प्रति, तो ये जाहिर सी बात है, ये जो आपका विकार बना है प्रति के अंदर, तो ये ई का एक प्रकार है, और ये सु ये ऊ का एक प्रकार है ना? विलांटी या उसके अंदर दी जाने वाली आपका उकार, ये आने वाले आवाजों वर्णों के ऊपर से बना हुआ है। तो इसीलिए ये दो तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है, लेकिन ऊपर आपके दिल में शक आ सकता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये स्वर स्वर से मिलकर नया शब्द बना रहा है। हिम अधिक आलय हिमालय बना रहा है, महा अधिक आत्मा महात्मा बना रहा है, प्रति अधिक आशा प्रत्याशा बना रहा है, और सु अधिक उक्ति सुक्ति बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके समझ में आ गया कि स्वर जब स्वर से मिलता है, यानी एक आवाज जब दूसरी आवाज से मिलती है तो उसके जरिए से जो संधि बनती है वो स्वर संधि होती है। तो अभी हमने स्वर संधि देखा, उसके बाद हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? देखिए आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन चाहे स्वर से मिले या व्यंजन से मिले तो वो क्या होगा, उसके बाद व्यंजन संधि बनेगा। उत अधिक लास उल्लास हो रहा है, अब अधिक अब जो हो रहा है, वि अधिक छेद विच्छेद हो रहा है, प्रति अधिक स्था प्रतिष्ठा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्वर है लेकिन स्था आगे व्यंजन जा रहा है, इसलिए वो भी व्यंजन संधि में जाएगा। उत्कृष्ट, यानी ये उत्कृष्ट अधिक उत्कृष्ट हो रहा है। तो इस तरह से आपको बताया जा रहा है कि व्यंजन कब व्यंजन संधि बनता है, और स्वर जब दो आवाजें एक साथ मिलकर आए तो स्वर संधि होगा। और उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि व्यंजन चाहे स्वर से मिले या व्यंजन से मिले, चाहे वो आगे से हो या पहले हो या बाद में हो, वो व्यंजन संधि में ही जाएगा। जैसे आपको पहले ही स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया, उसके अंदर ट्रिक भी मैंने आपको समझाया, ट्रिक याद रखिए, आपके समझ में आ जाएगा। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से पहले से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग कहते हैं। यानी विसर्ग आप देख लेना कि पहले आएगा,
पहले शब्द के अंदर विसर्ग। देखिए नी अधिक रोग निरोग, यश अधिक द यशोदा, मन अधिक योग मन योग, इस तरह से विसर्ग संधि होगी। तो आपको विसर्ग संधि भी समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसको एग्जाम में यानी आपकी परीक्षा में किस तरह से लिखना है, वो मेन और सही काम है। तो देखिए परीक्षा में किस तरह होता है कि परीक्षा में आपको 3 चीजें पूछता है, वो संधि पहचानना, संधि बनाना या विच्छेद करना। ये तीनों काम इसके अंदर हो रहे हैं। इसी तरह का आप टेबल कभी भी कोई भी सवाल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न में आप इसको प्रयुक्त कर सकते हैं कि संधि विच्छेद भी है, संधि का प्रकार भी है। अब ये जो शब्द है और इसकी संधि का प्रकार मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिया है, आप इसको देख ले। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसके अंदर संधि दुर्दिन ये शब्द है, इसका विच्छेद दु अधिक दिन। अब दु जो शब्द है इसके बाद विसर्ग आ रहा है, इसलिए ये विसर्ग संधि गया। सूर्योदय यानी ये शब्द है सूर्योदय, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो सूर्य ये य के साथ जो है एक ई की आवाज आती है, और ई और उ ये दोनों स्वर है, इसलिए ये स्वर संधि में जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है सत अधिक भावना, तो ये शब्द इससे बनने वाला जो संधि है वो सद्भावना है। अब तो और भ ये दोनों व्यंजन है, जब व्यंजन व्यंजन से मिलेगा तो व्यंजन संधि होगा, तो व्यंजन संधि गया। गणेश, उसके बाद ग गण अधिक इश। अब आप बोलेंगे ग न के अंदर क्या है, एक तरह से एक उकार का आवाज या छुपा हुआ होता है, तो वो उ और ई दोनों मिलाकर स्वर संधि हो गया। उसके बाद सज्जन हो गया, वो भी व्यंजन में गया क्योंकि दोनों तरफ व्यंजन है। और निर्जीव है ना, तो नी के बाद क्या आया, विसर्ग आया, इसलिए अधिक बाद में जी जाएगा, तो वो विसर्ग संधि में जाएगा। इस तरह ये एग्जाम्पल सेट किए गए हैं। इसके बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि ये संधि का जो आने वाला क्वेश्चन है हम उसको कैसे अटेंड करेंगे परीक्षा के अंदर। जब ये प्रश्न पूछा जाए, संधि भेद, संधि विच्छेद या संधि बनाने के लिए कहा जाए, तो आई होप सो कि आपको अब इस एग्जाम्पल के बाद इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले मरहले की तरफ। हाँ, अब हमने क्या करें कि पहले हमने मानक वर्तनी के अनुसार जो लेखन कार्य है उसको देखा, उसके लिए 1 नंबर है। दूसरा, हमने जो काम किया उसके अंदर हमने अव्यय के वाक्य प्रयोग को देखा, उसके लिए भी 1 नंबर है। तीसरा, संधि बनाना, संधि पहचानना या संधि विच्छेद करना, उसके लिए भी 1 नंबर है। अब हम देख रहे हैं आगे का क्या है। इसके अंदर यह है मुहावरे का वाक्य प्रयोग। तो मुहावरा कहते किसे, कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता हो, उसे मुहावरा कहते हैं। ये आपके समझ में आ गया। मुहावरे की परिभाषा आप बाद में भी देख सकते हैं। तो मुहावरा, अब इसका अर्थ वाक्य प्रयोग कैसे करना है, इसका वाक्य प्रयोग देखिए। मुहावरा दिया हुआ है, अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा, जिसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। तो आपको क्या करना है, आगे मुहावरा लिखना है, उसके बाद उसका अर्थ लिखना है, उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, विनय अपनी बूढ़ी माँ के लिए अंधे की लाठी है, यानी एक आखिरी सहारा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे 6-7 एग्जाम्पल आपके पास है। आपको ये ध्यान रखना है कि मुहावरा का जब हम वाक्य प्रयोग करें तो एक बात के ऊपर खास तौर से ध्यान रखें, जो बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, तलबा इसके अंदर गलती करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी छात्र इसके अंदर गलती करते हैं, वो ये होती है कि मुहावरे का अर्थ प्रयोग कर जाते हैं। वो मुहावरे के अंदर, वो वाक्य के अंदर किसका प्रयोग कर जाते हैं, मुहावरे के अर्थ का, और मुहावरा छोड़ देते हैं। आपको ये बात खास तौर से ध्यान रखनी है कि आप जब भी मुहावरे को या मुहावरे के प्रश्न को डील करें, उसको लिखें, तो आपको मुहावरे के अर्थ को वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, बल्कि वाक्य में प्रयोग करते हुए समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वाक्य के अंदर हमेशा मुहावरे का ही प्रयोग किया जाए, ना कि उसके अर्थ का। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल आपके सामने है, उदाहरण आपके सामने, आप बहुत बार देख सकते हैं। उसको परीक्षा में कैसे लिखना है वो हम देख रहे हैं, है ना। तब देखिए परीक्षा के अंदर आपको परीक्षा में आपको प्रश्न आते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 मुहावरे दिए, शेखी बघारना, निछावर करना। दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखो जिस तरह उत्तर लिखने का सही तरीका है वो बताया गया है। शेखी बघारना आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या है ना।
उसके बाद बता रहा है कि बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। उसके बाद आपको वाक्य प्रयोग करना है। सभी अपराधी अपने अपराधों की शेखी बगाड़ते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने किसको प्रयुक्त किया वाक्य में? आपने वाक्य में प्रयुक्त किया मुहावरे को। उसके अर्थ को किया क्या? नहीं। तो ये बात खास तौर से बहुत विशेष ध्यान देने की है कि आप जब मुहावरे का वाक्य प्रयोग करें तो उसमें वाक्य में हमेशा मुहावरे को ही प्रयुक्त करें, ना कि उसके अर्थ को। ठीक है। दूसरा मुहावरा आप देख लें, यहाँ पर निछावर करना यानी समर्पित करना, इसका अर्थ होता है सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए प्राण निछावर कर देते हैं। ठीक है। इस तरह से आपके समझ में आ गया कि मुहावरे का वाक्य प्रयोग अगर करना हो तो कैसे, तो ये आपके समझ में आ गया। लेकिन वाक्यांश हटाकर अगर आपको मुहावरा लगाना है तो क्या करेंगे आप? वैसे भी एक सवाल आता है, देखते हैं परीक्षा में उत्तर लिखने का, ये भी एक सही तरीका है। आप मुहावरे का अगर आपका सवाल वैसे नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। कैसे पूछेगा? अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए हुए मुहावरे में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। अब आपको वहां पर मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना था, लेकिन अब यहां पर आपको क्या करना है? मुहावरा दिया हुआ है और वाक्य भी दिया हुआ है। बस आपको यह काम करना है कि उस वाक्यांश के अंदर मुहावरे को फिट करना है, मुहावरे को जोड़ना है और मुहावरे को लगाना है। अब आप कैसे लगाएंगे? देखो यहां पर बता रहा है वो, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। अब इसके अंदर मुहावरा क्या दे रहा है? वो बोलबाला होना, बोलबाला होना, दुम हिलाना। तो यहां पर सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। क्या है? हम किसको? दुम हिलाने को वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। किस तरह से वाक्य प्रयोग हुआ आपके समझ में आया? इस तरह से ध्यान रखिए किस तरह करना है। ठीक है। अगला है काल। काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब ये 2 नंबर के लिए आता है। देखो मतदान आज होगा, मतलब आज ही के होने वाला है कार्य, है ना। मतदान का जो कार्य है वो आज होने वाला है, तो इसी से हमको काल का बोध होता है, पता चलता है। तो अब आप ये बात याद रखिए कि काल के अंदर हमको करना क्या है। तो काल के प्रकार कितने हैं? काल के प्रकार आपको पता है कि 3 प्रकार है ना। कि उसके अंदर हम आगे देख लेते हैं। एक वर्तमान काल है, एक भूतकाल है, एक भविष्य काल है। ये 3 प्रकार है काल के। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये 3 प्रकार के अंदर किस तरह से हमको आगे पढ़ाई करनी है। अब ये देख लीजिए, ये बहुत अहम है, बहुत खास है कि आप ये स्लाइड पर समझ गए, मतलब पूरा समझ गए कि इसके अंदर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल तीनों दिया हुआ है और उसके रूप भी दिया हुआ है, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। अब वाक्य एक ही है उसमें, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो, ये वाक्य है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब हम वर्तमान काल में इसको सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसी तरह भूतकाल में। ठीक है। तुम पुस्तक पढ़ते हो, अगर हम इसको सामान्य वर्तकाल में लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि जब भी क्रिया आएगी तो क्रिया के बाद ता, ती, ते आएगा और क्रिया के बाद जो शब्द प्रयुक्त होगा वो है, हु, है, हूं, हो होगा। तो अब जब तुम पुस्तक पढ़ते हो, पढ़ते के अंदर ते आ गया और हो आ गया, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल में आ गया। अगर ये अपूर्ण में जाएगा तो क्या आएगा कि क्रिया का जो धातु है, शब्द है, उसके बाद क्या आएगा? रहा, रही, रहे और उसके बाद में है, हु, हो आएगा। तो अब देखिए क्रिया का मूल धातु आपके समझ में आ गया, पढ़ना। तो अब देखो यहां पर क्या आ रहा है कि पढ़ रहे, क्रिया अपूर्ण है तो इसीलिए वर्तमान के अंदर ये अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा। तो ये आपको समझना है। ठीक है। उसके बाद पूर्ण आ गया। पूर्ण के अंदर क्या आ रहा है कि तुमने पुस्तक पढ़ी, क्रिया का मूल धातु, उसके बाद क्या आएगा? आ, ई, ए, या। अब आ, ई, ए, या बोले तो आ गया तो उसके अंदर मात्रा आएगा, ई आ गया तो पहली विलांटी, ए के लिए मात्रा आ गया और या के लिए ये आ गया। इस तरह से आपको ये प्रयुक्त होगा। तो आप ये अगर बैठकर समझ ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको डील करना है। तो वैसी तरह से पुस्तक के अंदर जो पुस्तक पढ़ी, ये जो शब्द है ये हर एक के अंदर कॉमन है। अब आप देखेंगे भूतकाल की तरफ, हमने वर्तमान काल देख लिया। वर्तमान काल में क्या आएगा? क्रिया यानी धातु के बाद आ, ई, ए,
ये आएगा। लेकिन इसके अंदर था, थी, थे नहीं लगाया जाता, ये खास तौर पे ध्यान रखना है। सामान्य भूतकाल के अंदर था, थी, थे नहीं लगाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर नहीं लगाया जाता, लेकिन अपूर्ण और पूर्ण में लगाया जाता है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि क्रिया के जिस रूप के अंदर हमको रही, रहे, रहा, रही, रहे और उसके बाद था, थी, थे मिले तो वो अपूर्ण भूतकाल होगा। और उसके बाद आगे अगर क्रिया के जिस रूप के बाद आ, ई, ए, या और उसके बाद था, थी, थे मिले तो वो पूर्ण भूतकाल होगा। उसी के बाद भविष्यकाल के अंदर आएगा। भविष्यकाल हम देख सकते हैं कि क्रिया के बाद में जो शब्द है उसके बाद एगा, एगी, एगे और ऊंगी, उगा, उंगे ये भी अगर आता है तो वो जाएगा सामान्य भविष्यकाल में। और अपूर्ण भविष्यकाल में रहा, रही, रहे के बाद होगा, होगी, होंगे होगा तो वो अपूर्ण में जाएगा। इस तरह अगला जो है वो पूर्ण भविष्यकाल है। पूर्ण भविष्यकाल में तुम पुस्तक पढ़ चुके, यानी चुका, चुकी, चुके और होंगे, होंगा, होंगी, इस तरह का शब्द प्रयुक्त होगा। अब आप बैठकर आराम से उसको पर अपना दिमाग और ध्यान लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कठिनाई की सूरत में अपने अध्यापक से संपर्क करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद आपके काम आएंगे। तो अब उसको लिखना कैसे है, देखो आपको लिखना कैसे है, आपको परीक्षा के अंदर किस तरह का प्रकार का क्वेश्चन पूछता है वो देखो, क्योंकि ये 2 नंबर के लिए होता है। तो एक आपको काल पहचानना होता है, तो ये काल पहचानने के लिए आपको दिया गया है और उसके बाद काल परिवर्तन दिया गया। इसका आंसर मैं दे रहा हूं, ये देखिए इसका आंसर, ठीक है। ये बता रहा है कि खोया हुआ आदमी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। ये सामान्य वर्तमान काल है और इसको बदलना था उनको, तो उसको बदलने के लिए जो दिया गया था टास्क, उसके हिसाब से खोया हुआ आदमी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया था, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब उसके बाद वाक्य के प्रकार है। वाक्य के प्रकार जिसके अंदर रचना के आधार पर और अर्थ की दृष्टि से। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है। साधारण यानी सरल जिसको हम कहते हैं, दूसरा मिश्र और तीसरा संयुक्त। और अर्थ के आधार पर 8 है, लेकिन आपको 6 पढ़ना है। प्रकार कितने हैं? 8। आपको पढ़ने कितने हैं? 6। तो आपके जो 6 इसके अंदर आते हैं वही आप निकाल लें, मैं पूरे 8 बताऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर विधानार्थक है, निषेधार्थक है, प्रश्नार्थक है, आज्ञार्थक है, विस्मयादि बोधक है और संदेश सूचक है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं रचना के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर आप देखिए सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य किसको कहते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, यानी एक ही बात कही जाए, उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया, एक ही बात बताई जा रही, इसलिए सरल वाक्य होगा। इसलिए आप इसको मजीद समझ सकते हैं इसके अंदर ध्यान लगाकर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्यों में 2 या अधिक साधारण वाक्य समुच्चय अव्यय, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ना, इसीलिए समुच्चय अव्यय भी कहते हैं इसको। तो ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य 2 वाक्यों को जोड़ता है। देखिए इसके अंदर बता रहा है कि मैं आपको फोन कर दूंगी या किसी के हाथ खबर भिजवा दूंगी। 2 अलग अलग वाक्य इसको जोड़ने का ये काम कर रहा है। ये संयुक्त वाक्य है। 2 पूरे अपने अपने मतलब के अर्थ के आधार से पूर्ण वाक्य अपना अर्थ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको संयुक्त वाक्य कहेंगे, ठीक है। अब मिश्र वाक्य यानी जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और दूसरा गौण, यानी दूसरा वाक्य उस वक्त तक समझ में ना आए जब तक के पहला वाक्य पढ़ा ना जाए, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान रखिए। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, है ना। अब जब तक के बारिश होने लगेंगे हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। जब मैं चाय पीऊंगा तब समोसे भी खाऊंगा। समझ में आ रहा है आपके? इस तरह से ये वाक्यों के हमको रचना के आधार पर क्या है, भेद है। ये तीनों भेद हमको समझना है। साधारण यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। उसके बाद हम अर्थ के आधार पर देखते हैं। तो सवाल कैसे आते हैं, देखिए इसके अंदर बदलने का है। तो सवाल कैसे आते हैं ये देख लीजिए। उसके अंदर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और जो बदलना है, पढ़ना है। एक ही क्वेश्चन है, मैंने एक बूढ़े आदमी को पेड़ के नीचे बैठे देखा। सरल में है, लेकिन जब उसको मिश्र में है तो मैंने पेड़ के नीचे एक आदमी को बैठे देखा जो बहुत बूढ़ा था। लेकिन जब इसको संयुक्त में लिखना है तो मैंने एक बूढ़े आदमी देखा और वो पेड़ के नीचे बैठा था, ठीक है।
आपको समझ में आ गया। अब ये अर्थ के आधार पे है, अर्थ के आधार पर 8 वाक्य के भेद है। देखिए, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं विधानवाचक किसको कहते हैं। विधान यानी कोई भी जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन होता है, यानी एकदम आदान में कि क्या हो रहा है, विधान है, एक बात बताई जा रही है कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, विवेक के पिता इंजीनियर है, एक विधान है, एक बात है जो आपको बताई जा रही है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य कैसे करता है कि जिन वाक्यों से क्रिया के होने ना होने अथवा ना करने की बात हो, यानी किसी बात के इनकार या जुमले जिसको हम कहेंगे, उसे मत जाने दो, जाने देने का निषेध। अमर खाना नहीं देना, खाना नहीं खा रहा, खाने का निषेध। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, दौड़ने का निषेध, है ना। उसके बाद प्रश्नवाचक जो सवालिया जुमले हैं, है ना, सवालिया जहां पर सवालिया निशान आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, वो, है ना। उसके बाद क्या तुम आज खेलने नहीं चलोगे, इस तरह के। उसके बाद आज्ञा यानी हुक्म या जुमले जिसमें हुक्म दिया जा रहा है। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुरोध, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम बाहर जाकर बैठो, आप हमारे घर आइए, तुम छुट्टी नहीं जाओगे, इस तरह के वाक्य। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य यानी एक इच्छा आप बता रहे हैं, जिन वाक्यों से बोलने वालों की इच्छा, कामना और आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो। तुम बड़े अधिकारी बनो, ये इच्छा है उनकी। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, ये इच्छा है। तुम जीत जाओगे, ये आशीर्वाद, आशा है। तो संदेहवाचक वाक्य ये अगला है, छठा, ये अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के होने में संदेह या संदेह की संभावना प्रकट हो उन्हें कहते हैं। तो शायद हम इस वर्ष विदेश जाएंगे। और अगला है संकेतवाचक वाक्य, है ना, जिसके अंदर हम किसी चीज का संकेत दे रहे हो। यदि धूप निकली तो कपड़े सूख जाएंगे, है ना। उसके बाद आखिरी है विस्मयावाचक वाक्य, यानी विस्मय मतलब हैरत, है ना, जिसको हम फजाइया कहते हैं। शाबाश, इसी तरह तरक्की करते रहो। हाय हाय, मेरी तो हड्डी टूट गई। छी छी, कितनी गंदगी फैला रखी है। इस तरह के वाक्य जो होते हैं उसको हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसको हम एक ही वाक्य को अलग अलग वाक्य के प्रकार में रखकर देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में किस प्रकार बदला जा सकता है। एक ही वाक्य है हर्षित खेल रहा था, ये विधानार्थक है क्योंकि इसके अंदर आपको उसके खेलने की आपको क्या बताई जा रही है, विधान बताया जा रहा है, आपको खबर दी जा रही है। दूसरा निषेधार्थक यानी वो इनकार करना है, इनकारिया जुमला जिसको हम कहेंगे। हर्षित खेल नहीं रहा था, इनकारिया है। क्या हर्षित खेल रहा है, प्रश्नवाचक जिसको हम सवालिया कहते हैं। दूसरा हर्षित खेलो, आज्ञावाचक जिसको हम हुक्मिया जुमला कहते हैं। फिर हर्षित खेलता रहे, इच्छावाचक यानी जो अपनी चाहत है, मर्जी है। उसके बाद शायद हर्षित खेल रहा होगा, संदेहवाचक यानी इसके अंदर डाउट है, किसी बात का एक शक है। उसके बाद यदि हर्षित खेल रहा तो संकेतवाचक, किसी चीज का संकेत देना, खबर देना या किसी चीज का इंडिकेशन करना, वो हो गया। उसके बाद वाह हर्षित खेल रहा था, ये विस्मयवाचक यानी एक हैरत, एक विस्मय हो गया, एक ताज्जुब हो गया कि वाह हर्षित भी खेल रहा था। इस तरह के वाक्य आपको लिखने होते हैं। तो पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको ये जो काल और वाक्य का जो भेद का जो सेगमेंट है वो आपके लिए 2-2 नंबर का है। और पहले मैंने आपको बताया वो आपके 1-1 नंबर के। तो पहले हमने मानक वर्ती नहीं देखा, वो 1 नंबर के लिए। उसके बाद हमने अव्यय का वाक्य प्रयोग देखा, वो 1 नंबर के लिए। संधि विच्छेद, संधि भेद और संधि बनाना हमने देखा, वो 1 नंबर के लिए। और अब उसके बाद हमने देखा मुहावरे का वाक्य प्रयोग, वो भी 1 नंबर के लिए। इस तरह से 4 नंबर। उसके बाद हमने देखा काल परिवर्तन और काल परिचय, वो दोनों 1-1 नंबर के लिए, मतलब 2 नंबर मिलेंगे आपको काल के। और वाक्य के भेद एक रचना के आधार पर 3 है और अर्थ के आधार पर 8 है, लेकिन आपके निसाब में, आपके सिलेबस में सिर्फ 6 पूछे गए हैं, तो वो 6 भी मैंने आपको बता दिया। इस तरह से ये 8 नंबर का ग्रामर आज हमारा इस सेगमेंट में कवर हुआ। आई होप सो इसके बाद आपको आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आपकी कृति पत्रिका के सॉल्व करने में मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।